नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी आखिर क्यों बिल्ला पड़े जो हिमाचल में हुआ? क्यों भारतीय जनता पार्टी चिल्लाने लगी कि लोकतंत्र खतरे में है? क्या ऐसा हो गया कि आज भाजपाई घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं? और क्या वजह हुई कि कांग्रेस अब फार्म पे आ गई है और अब दिखने लगा है कि कांग्रेस एक्शन भी ले सकती है? क्या ऐसा हो रहा है और क्यों इस देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जाती चली जा रही है? और क्यों इस देश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ी है, जिस तरीके से हालात बिगड़े हैं, उसमें आज पुलिस के अफसर, कमांडोज सब अपने हथियार रखना पड़ रहे हैं? और क्यों वो अराजक हालात पैदा हो गए? इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर आपसे बात करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इतनी तेज बिल्ला क्यों रही? देखिए, पूरे देश ने देखा होगा, मुझे लगता है ये कि देवभूमि हिमाचल जैसे प्रदेश में किस प्रकार से घटनाक्रम राजनीतिक दृष्टि से घटित हो गए, जहां सारी व्यवस्थाएं तार तार हो गई है। अगर कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत होता तो विधानसभा के अंदर हमने जो डिवीजन ऑफ वोट मांगा गया था फाइनेंशियल बिल पर, उसको क्यों नहीं दिया? हाउस क्यों एडजॉर्न कर दिया गया उस दिन अध्यक्ष महोदय द्वारा? अगर कांग्रेस के पास बहुमत है तो बजट पास करने के लिए 15 भाजपा के यानी कि विपक्ष के विधायकों को सस्पेंड करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका प्रश्न है कोई? यह कहीं पूरे देश भर में नहीं हुआ। जिस दिन बजट पास होना है उस दिन बहुमत ना होने के कारण विपक्ष के विधायकों को सस्पेंड करके जो है बजट पास करने की कोशिश करना, वो किया उन्होंने, जिसकी पूरे देश भर में निंदा हुई है। उसकी बिल्लाहट क्या है? नरेंद्र मोदी को आज लोकतंत्र खतरे में नजर आता है। जो नरेंद्र मोदी को एक शब्द नहीं निकल रहा था जब सांसद कह रहे थे कि संसद की सुरक्षा खतरे में है, उस पर एक जवाब गृह मंत्री या प्रधानमंत्री में से कोई भी दे दे, क्योंकि सुरक्षा का विषय है, क्यों नहीं आ रहे थे? तब 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। अब जब 15 भाजपा के विधायक निलंबित होते हैं हिमाचल में, तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें नैतिकता, इसमें लोकतंत्र, सबकी हानि दिखाई देती है। मैं चर्चा शुरू करता हूं हिमाचल प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमित शाह ने एक पूरा गेम प्लान किया कि कैसे कांग्रेस पार्टी की वहां सरकार गिराई जाए और कैसे कांग्रेस से भागकर आए व्यक्ति को यहां पर राज्यसभा सदस्य बनाया जाए और कैसे कांग्रेस पार्टी के जो लीगल सेल के प्रमुख हैं, जिनके कारण कांग्रेस पार्टी लीगली सबसे मजबूत हो जाती है, उनको राज्यसभा न जाने दिया जाए। जब यह होता है, यह साजिश रची जाती है, तो इसकी भनक लगती है, तो उन सारे विधायकों के साथ में चर्चा होती है। अभिषेक मनु सिंघवी, मुख्यमंत्री सुक्खू, कांग्रेस के जो वहां के प्रभारी हैं राजीव शुक्ला, और सारे नेता लोग आपस में चर्चा करते हैं, रात को खाना खाते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं और सारी बात में आश्वासन देते हैं, नहीं हम आप ही के साथ हैं। लेकिन अचानक कहीं से निर्देश आता है और वो सीधे जाते हैं और उसके बाद में कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ वोट भी करते हैं और फिर वहीं से एक गाड़ी में बैठ के सीधे निकलते हैं और सीआरपीएफ आ जाती है, जिसकी सुरक्षा में वो उन्हें हेलीकॉप्टर गौतम अडानी की तरफ से भेज दिया जाता है और वो चले जाते हैं पंचकुला। और फिर ये विधायक छह लगातार हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। जो 3 निर्दलीय विधायक भी थे उसमें, लंच में भी, डिनर में भी और ब्रेकफास्ट में भी, वो भी धीरे से निकल लेते हैं और वो भी पहुंच जाते हैं।
नतीजा क्या होता है? कांग्रेस पार्टी के लीगल सेल के प्रमुख अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा का चुनाव हार जाते हैं। लेकिन यही होता तभी ठीक था। यहां मकसद तो कुछ और था, सरकार गिरानी थी। वित्त विधेयक पेश किया जा चुका था। उस विधेयक में गौतम अडानी की सीमेंट पर 10% टैक्स लगाया जा चुका था और गौतम अडानी का जो सेब के कारोबार पे कब्जा करने की कोशिश है, बागवानों का हक मार के उसे हक को दुरुस्त करने के लिए उन पर सेब के दाम में 19 रुपए की बढ़ोतरी करने का निर्देश हो जाता है। गौतम अडानी को इससे भारी नुकसान होने वाला, तो इसलिए या कहिए सीधे अर्थ में उन्हें मुनाफे में कुछ कमी होने वाली, इसलिए उनके, अब मैं नहीं कहता हूं, कांग्रेस पार्टी कहती, राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी गौतम अडानी के नौकर हैं। तो नौकर को तकलीफ होती है तो नौकर कहता है सरकार गिरा दीजिए। सरकार गिराने का खेल शुरू हो जाता है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी को समझ में आता है ये तो बड़ा खेला हो गया, तो कांग्रेस पार्टी तत्काल अपने 3 ऑब्जर्वर डीके शिव कुमार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, उनको भेजती है। ये तीनों लोग जाते हैं, वहां चर्चा करते हैं, चीजों को समझते हैं और सदन में कहते हैं ठीक है बुलाइए, और वित्त विधेयक को लेकर के चर्चा होती है। सदन चर्चा होती है, उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस बात को लेकर हंगामा करते हैं कि मुख्यमंत्री तुरंत इस्तीफा दे, क्योंकि वो अल्पमत में है। हालांकि उस समय वो विधायक आए हुए होते हैं जो बागी होते हैं, क्योंकि व्हिप जारी हुआ था, उनकी सदस्यता चली जाती। लेकिन जब ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के इस बवाल में, क्योंकि उन्हें तो पूरे खेल का पता था कि जिस तरह से वहां से बैठ के पीएमओ से सारा खेल रचा जा रहा था, तो वो हंगामा करते हैं और मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं मार्शल से। तो ऐसी स्थिति में वो 15 विधायक सस्पेंड कर दिए जाते हैं। वो 15 विधायक जैसे ही सस्पेंड होते हैं, वैसे ही ये 6 विधायक भी गायब हो जाते हैं सदन से और ये वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते। बहरहाल सदन में वित्त विधेयक पास हो जाता है और सरकार के सिर से खतरा टल जाता है। जब खतरा टल जाता है तो चिंता में आ जाती है सब। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी सब बोलते हैं ये तो नैतिकता के खिलाफ है, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। और जब भारत के इतिहास में ही नहीं, दुनिया के इतिहास में पहली बार इतने सांसद कभी सस्पेंड किए गए हो, कभी नहीं हुआ था। लेकिन भारत में वो हुआ। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में मदर ऑफ डेमोक्रेसी की हत्या की गई। यहां तो जायज कारण था, उसके वीडियो फुटेज मौजूद है और उसी आधार पर किया गया था। बहरहाल तत्काल कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक इस बात का शिकायत दे देते हैं, पिटीशन फाइल कर देते हैं विधानसभा अध्यक्ष के पास कि हमारे 6 एमएलए वो पार्टी विरोधी दल बदल कानून के तहत आ गए हैं और वो विपक्षी दल के साथ मिलकर साजिश रचे, और उनको फिर सुविधा दी जाती है, हेलीकॉप्टर प्रदान किया जाता है, वो फिर हेलीकॉप्टर से पंचकुला पहुंच जाते हैं। वहां उनके लिए सारी सुविधाएं होती हैं, सरकारी पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस होता है। इस पिटीशन की खबर लगते ही भारतीय जनता पार्टी के 2 बार सांसद रहे चंडीगढ़ से, सतपाल जैन जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है भारत सरकार, उनको तत्काल रवाना किया जाता है और वो कांग्रेस के उन बागी, जिन्हें कहा जा रहा है या कुछ लोग गद्दार कहते हैं, उन विधायकों की पिटीशन पे बहस करने पहुंच जाते हैं। बहरहाल विधानसभा अध्यक्ष सभी को मौका देते हैं, दोनों पक्षों की सुनते हैं, दोनों पक्षों की दलीलें आती हैं, सब कुछ आती है। सतपाल जैन कहते हैं और वक्त दीजिए, कहते हैं वक्त नहीं, पूरी बात आज कह लीजिए, रात भर कह लीजिए, जब तक चाहिए तब तक कह लीजिए। अंत में बहस हो जाती, फैसला रिजर्व हो जाता है और आज वो फैसला भी आ जाता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने
उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। अब वो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे। उन 6 विधायकों को की सदस्यता के अयोग्य ठहरा दिया जाता है जिन्होंने गद्दारी की थी। और गद्दारी करने वाले विधायक हैं कौन? एक है राजेंद्र राणा, जो पहले भारतीय जनता पार्टी में होते थे 2014 तक। 2014 में भारतीय जनता पार्टी से धूमल के मीडिया एडवाइजर होते थे, जो मुख्यमंत्री होते थे बीजेपी, तो कांग्रेस में आ जाते हैं। कांग्रेस उन्हें एमएलए का टिकट देती है, जिताती है और वो विधायक बन जाते हैं। पहली बार जिंदगी में विधायक बनते हैं। कांग्रेस बनाती, भाजपा से उदय है लेकिन भाजपा नहीं बनाती। चलिए, होते होते वो इस बार तीसरी बार विधायक। वो अपने आप को कैबिनेट मंत्री का रैंक चाहते थे और कैबिनेट मंत्री के साथ साथ अच्छा पोर्टफोलियो चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो धूमल के लाइजनर थे और वीरभद्र सिंह के भी लाइजनर थे, तो उनको खुश करना था। एक जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो एक ईमानदार, डेड ऑनेस्ट माने जाते हैं और इस बात को उनके विपक्षी भी कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें लाइजनर की जरूरत नहीं थी। तो लाइजनर की जिसे जरूरत नहीं, वो क्या करेगा? इसके बाद में एक दूसरे हैं देवेंद्र कुमार भुट्टो। ये भी भारतीय जनता पार्टी में होते थे, ये भी आए कांग्रेस में। कांग्रेस ने इन्हें एमएलए बनाया और ये एमएलए बनने के बाद में इनका भी ये स्थिति थी, ये भी पहली बार बने एमएलए। ये भी चाहते थे मंत्री पद मिले और ये भी इसी तरीके से, हालांकि कहते हैं कि हम नाखुश थे, काम नहीं हमारा हो रहा था। तो भाई क्या ऐसा काम है? नहीं, जो जनता के काम है वो हो रहे थे। इसके बाद में एक तीसरे हैं चैतन्य शर्मा। इनके पिता राकेश शर्मा उत्तराखंड के मुख्य सचिव होते थे और वो राजीव शुक्ला जो प्रभारी है वहां के, उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। उनके कहे पर इनको, ये भारतीय जनता पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी से टिकट चाहते थे लेकिन उसने दिया नहीं था। तो राजीव शुक्ला इन्हें लेकर के गए। ये अमेरिका में पढ़े लिखे हैं, वाशिंगटन डीसी से, और वहां से पढ़े, वहां से BA LLB किया है। तो इनको लेके गए और सीधे इनको टिकट दिला दी और पार्टी में शामिल करा दिया। तो साहब बीजेपी का एक ये शख्स भी था। इसके बाद में 3 लोग हैं जो कांग्रेस के ही थे लेकिन कैसे संपर्क में थे ये भी समझ लीजिए। एक सुधीर शर्मा, ये पिछली वीरभद्र की सरकार में मिनिस्टर रहे थे और वीरभद्र के सारे मसले समझते थे, जो भी है। उन्हें एक उनका दूसरा बेटा कहा जाता था। और स्थिति यह है कि अब ये अपने आप को कैबिनेट मंत्री चाहते थे, इनको नहीं मिला, तो इनकी यह स्थिति है। इसके बाद में रवि ठाकुर हैं। रवि ठाकुर को कांग्रेस पार्टी ने, जब सरकार थी केंद्र में, तो उसने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का चेयरमैन लगाया था। लेकिन साहब वो सब मलाई खाने के बाद में अब इनका यह था कि मंत्री बनाओ। कांग्रेस ने कहा कि मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तब विचार करेंगे, अभी तुरंत तो नहीं हो रहा है। तो साहब इन्हें बीजेपी अच्छी लगने लगी क्योंकि बीजेपी से कुछ लाभ मिल रहे थे। इसके बाद में इसी तरीके से इंद्रदत्त लखनपाल, ये सेवा दल के व्यक्ति थे, तीसरी बार विधायक बने। इनसे कहा गया था कि आपको बाद में मौका दिया जाएगा जब वृद्धि होगी मंत्रिमंडल की, अभी आप काम कीजिए, आप सेवा दल के व्यक्ति। तो इन्हें यही नहीं लग रहा था। तो साहब सेवा नहीं करनी थी, कुछ और चाहिए था। तो अडानी के साथ आने से आपको पैसा भी मिलता है, आपको पद भी मिलता है और सब कुछ मिलता है। तो अडानी के लिए ये सारी पूरी लड़ाई ये लड़ रहे थे और भाजपा का चेहरा सपोर्ट तो ये चल रहा था। दूसरी तरफ ये सभी वीरभद्र सिंह खेमे के हैं और वीरभद्र सिंह खेमे के होने के साथ साथ जो राज्यसभा के कैंडिडेट बने हर्ष महाजन, वो भी कांग्रेस से भाग के गए थे। वीरभद्र के बड़े खास होते थे, उनके लाइजनर होते थे और उन्हीं को इन्होंने वोट दिया है और उन्हें अडानी की तरफ से सारा सपोर्ट दिया गया। तो आप पूरे खेल को समझ सकते हैं कि ये खेल कहां से रचा, किसने किया। सीआरपीएफ बगैर
केंद्रीय गृह मंत्रालय के मिलती नहीं है, तो साहब वहां से वो आदेश किसने दिया आप समझ सकते हैं, और पीएमओ से कैसे निर्देश आ रहे थे वह भी समझ सकते हैं। तो ये सारे खेल थे। इस खेल को कांग्रेस ने पकड़ लिया, थोड़ा देर से पकड़ा, नहीं तो शायद राज्यसभा का भी कैंडिडेट जो है जीतता। तो तत्काल इस पे सुनवाई हो गई और आज ये अयोग्य, इनकी विधायकी चली गई। विधायकी चली गई तो फिर इनके केस को सुप्रीम कोर्ट में आज ही दाखिल कर दिया गया, और दाखिल करने में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने भूमिका निभाई। यानी ये आप समझ सकते हैं कि यह खेल पीएमओ से ही हो रहा था, अडानी के लिए हो रहा था, क्योंकि अडानी के ही हेलीकॉप्टर से फिर ये वहां दौड़ते हुए गए। लेकिन डीके शिव कुमार, भूपेश बघेल और भूपेंद्र हुड्डा ने वहां जो पूरी मीटिंग करी और उसके बाद में उन्होंने तय किया कि अब कोई विवाद नहीं है, क्योंकि समझ गया आप वीरभद्र का परिवार, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब यदि हम कोई तोड़फोड़ भी करेंगे तो हमारा कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में फिलहाल तो यह संकट टल गया है, और अब लगता है भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक्सपोज हुई है, उससे राज्य में आने वाले लोकसभा चुनाव में उसको बड़ा सबक मिलने वाला है। इसीलिए वो बार बार बिल्ला रहे हैं, किलकिला रहे हैं, रो रहे हैं। तो एक तो ये है। दूसरा आप देखिए, जिस तरह की ये सारी बातें करते हैं, मणिपुर कितने महीनों से जल रहा है हम सब देख रहे हैं, और मणिपुर की हालत देख रहे हैं। जहां जल रहा हो वहां के पुलिस कर्मियों ने, कमांडोज ने अपने हथियार रख दिए, कहा हम नहीं अब कुछ करेंगे, क्योंकि हमारे एएसपी को, जो आईपीएस है, उसको आतंकी उठा ले गए, हमें गोली चलाने तक की इजाजत नहीं दी गई। हम 1000 थे और वो 200 लोग थे, हमारे पास सारे हथियार थे, बावजूद इसके हमें नहीं दिया। तो ये क्यों, ये सत्ता प्रायोजित खेल क्यों हो रहा है? जब उन्होंने यह किया तो सेना भेजी गई और उन्हें तो बचा लिया गया, लेकिन समस्या यह है कि अब वहां इतना मनोबल टूट चुका है पुलिस का कि वो लड़ने को तैयार नहीं। यह एक बड़ा संकट का, और वहां जो जो हो रहा है आपके पास तक वो आने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इंटरनेट से लेके सब कुछ बैन कर दिया जाता है। वहां हालात ये हैं कि पूरी तरीके से जो माहौल है वो दर्द भरा है। इसके बाद आप देखिए भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह से चौपट हो रही है, इसी का नतीजा है। तीसरी तिमाही में जीडीपी की रफ्तार सुस्त हुई है, गिरी है। कल हमने देख लिया किस तरीके से शेयर मार्केट अचानक क्रैश कराया गया और मुनाफा वसूल के तमाम बड़े अपना निकल लिए। उसमें 6 लाख करोड़ का इस देश के लोगों को नुकसान हो गया। और दूसरी तरफ यहां किस तरीके से धंधा किया जाता है, इससे आप समझ लीजिए। जो गुजरात में पोर्ट है, वो पोर्ट किसके कब्जे में है वो भी आप जानते हैं। इस देश के लोगों को, युवाओं को नशे की गिरफ्त में लाने का पूरा काम अडानी की तरफ से चल रहा है। और इसी खेल के तहत जो 3300 किलो ड्रग्स आई थी विदेश से, वो कहिए वायुसेना निगरानी कर रही थी तो पकड़ी गई, और नौसेना ने जब उसे पकड़ लिया तो पुलिस और ये सब फिर आए, फिर उसके बुलाया गया, फिर उन्हें मजबूरन उसे काबू में लेना पड़ा। तो इससे पता चला कि कितना बड़ा खेल चल रहा है। उसको सारा मीडिया दबाने में लग गया कि जिस तरीके से महिलाओं से रेप हो रहे हैं, दूसरी और घटनाएं हो रही हैं। इसी का उदाहरण है कि किस तरह से एक नेता ने नवंबर में रेप किया महाराष्ट्र में, फिर वो शिंदे की शिवसेना में आ गया, और फिर उसके बाद में अब उसका मुकदमा खत्म कर दिया गया, वापस ले लिया गया। तो आप इससे समझ सकते हैं ये इस हद तक गिरते हैं। इसी तरह से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, पुलिस, एनसीबी, एनआईए, इन सब का इस्तेमाल हो रहा है, और इनके जरिए ये सब करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को डर लग रहा है। इतना ज्यादा डर है कि यदि ये सब नहीं करेंगे तो 2024 में वो सरकार नहीं बना पाएंगे। इसलिए सारे विपक्ष को डराने की कोशिश करते हैं और उसे तोड़ने फोड़ने की कोशिश करते हैं, और ये
पूरे देश में चल रहा है, किसी एक पार्टी में, लेकिन सबसे ज्यादा डर उन्हें कांग्रेस से ही लगता है। इसलिए सबसे ज्यादा हमले कांग्रेस पर होते हैं और जब कांग्रेस इन्हीं की स्टाइल में जवाब देती है तो ये रोने लगते हैं और कहते हैं लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। नैतिकता की बात करने लगते हैं, वो लोग करने लगते हैं जो खुद नैतिकता तोड़ रहे हैं। जय